मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एबीजी के सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। आज हम कॉम्पेंसेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने समझा था कि बॉडी में पीएच 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन रहता है। ये बॉडी का न्यूट्रल वैल्यू है जो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसका भी सेंटर है 7.4, है ना। तो 7.4 पे जब पीएच रहता है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। 7.35 टू 7.45 पे हम उसको नॉर्मल रेंज में कंसिडर करते हैं। हमने ये भी समझा था कि पीएच एक बैलेंस की तरह है, जिसका एक साइड एसिडिक है, जिसका मेन डिटर्मिनेंट CO2 का लेवल है, और बेसिक जो लिम है उसमें SCO3 माइनस है। हमने ये भी समझा था कि अगर CO2 की लेवल बढ़ती है तो ये जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर SCO3 की लेवल बढ़ती है तो वो बेसिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हमने ये भी समझा था कि अगर CO2 का लेवल हम कम कर देते हैं तो ये बैलेंस इस साइड में शिफ्ट होगा और पीएच अल्कालाइन बन जाएगा, और अगर SCO3 के लेवल कम होते हैं, इस तराजू में से हम SCO3 निकाल देते हैं, तो वो तराजू एसिडिक की तरफ शिफ्ट होगा। मेनली एबीजी पे जो वैल्यूज आती है उसमें से CO2 एंड SCO3 यही डिटरमाइन करते हैं कि पीएच क्या रहेगा। अब कॉम्पेंसेशन क्या है? जैसा हमने समझा था कि अगर CO2 की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, अगर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी है जिसमें CO2 की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, तो बॉडी SCO3 को माइनस करके कोशिश करेगी ये पीएच 7.35 टू 7.45 के लेवल में लाए। इसी को कॉम्पेंसेशन कहते हैं। तो अगर CO2 कम ज़्यादा होता है तो बॉडी SCO3 को चेंज करेगी, और डिसीज प्रोसेस में अगर SCO3 कम ज़्यादा होता है तो बॉडी CO2 को मैनेज करेगी, है ना। इसका मतलब है अगर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी है तो SCO3 चेंज होगा और कॉम्पेंसेट करेगा, और अगर मेटाबॉलिक पैथोलॉजी है तो CO2 कम ज़्यादा करके कॉम्पेंसेशन बॉडी करेगी। ये अगर नहीं समझता है तो फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है। अगर जब तक कि ये इसका कंसेप्ट नहीं समझेगा तब तक के एबीजी समझना मुश्किल है। तो आज हम समझेंगे कि कॉम्पेंसेशन कैसे होता है। अब कॉम्पेंसेशन क्यों ज़रूरी है? जैसे हमने समझा था कि अगर पीएच का वैल्यू 7.35 और 7.45 से कम या ज़्यादा है तो बॉडी के जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे और बॉडी ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो बॉडी कोशिश करती है कि कैसे भी करके पीएच को 7.4 के करीब मेंटेन करे। अगर वो 7.35 और 7.45 के बीच में अगर पीएच को ले आती है तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्पेंसेटेड पैथोलॉजी, मतलब बॉडी ने उसको कॉम्पेंसेट कर लिया। बॉडी का जो टारगेट था कि 7.35 और 7.45 के बीच में हमें पीएच चाहिए वो अचीव कर लिया, तो वो कॉम्पेंसेटेड हो गया। अगर अभी भी बॉडी ने इस नॉर्मल रेंज में पीएच नहीं लाया है, मतलब अभी भी कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी कॉम्पेंसेशन शुरू हुआ रहता है, हालांकि पीएच अभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, लेकिन बॉडी ने एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। उसको हम बोलते हैं पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। और जब आपका पीएच इस रेंज में आ जाए तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। तो कॉम्पेंसेशन के हिसाब से हमें तीन चीज़ें पता चली। एक तो नॉट कॉम्पेंसेटेड, जो हमने पिछले इसमें सिंपल एग्जांपल देखे कि CO2 का पैथोलॉजी है, SCO3 नॉर्मल है और पीएच चेंज हुआ है, उस हिसाब से हमने बोला था उसको रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के कारण वो नॉन कॉम्पेंसेटेड है, क्योंकि SCO3 में कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप समझिए कि CO2 का लेवल बढ़ा है, CO2 का लेवल बढ़ा है और SCO3 बॉडी ने रिटेन करना शुरू किया है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, लेकिन अभी भी पीएच नॉर्मल नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है। और अगर समझो एक लेवल SO2 बढ़ाते बढ़ाते पीएच अगर नॉर्मल रेंज में आ गया तो वो फुल्ली कॉम्पेंसेटेड हो गया। तो इस तरीके से हम मेटाबॉलिक पैथोलॉजी या फिर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी जो भी एसिडोसिस या अल्कलोसिस कर रही है उसको तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं: नॉट कॉम्पेंसेटेड, पार्शियली कॉम्पेंसेटेड एंड फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। मैं लेता हूँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इसका कारण क्या रहेगा? डिक्रीज SCO3। जैसा हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि अगर SCO3 कम होता है तो उसके कारण पीएच एसिडोसिस की तरफ शिफ्ट होता है, और इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे देखिए, क्योंकि उसके बगैर ये चीज़ें समझने वाली नहीं है।
अब SCO3 कम होने के कारण हमारा pH हो गया एसिडिक, और इसके कॉम्पनसेट करने के लिए आपके चेंजेस में होंगे CO2 में चेंजेस होंगे। अगर SCO3 कम हुआ है, आपका pH एसिडिक है, एसिडिक या फिर लेस देन 7.35 लिखता हूँ यहाँ पे, और आपका CO2 अगर नॉर्मल है ना, तो इसको हम बोलेंगे अनकॉम्पेंसेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि pH अभी भी एसिडिक है और आपका CO2 चेंज होना शुरू होने का है ना, आपका CO2 अभी भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए अनकॉम्पेंसेटेड है। अब बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया कि pH फॉल हो रहा है बैकअप कम होने के कारण से, तो हमको जल्द से जल्द pH को नॉर्मल लाना पड़ेगा, और pH नॉर्मल लाने के लिए बॉडी क्या करेगी? CO2 वॉश आउट करेगी। अब CO2 वॉश आउट करने के लिए तो अगर ये कम हुआ है और आपका pH अभी भी 7.35 से कम है, लेकिन CO2 बढ़ना शुरू हो गया, CO2 कम होना शुरू हो गया है ना, तो अगर SCO3 कम हुआ है, आपका pH अभी भी 7.35 के नीचे है, लेकिन CO2 बॉडी ने एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी भी pH एसिडोसिस रेंज में है, नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, हम इसको अभी भी बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन क्योंकि CO2 कम होना शुरू हो गया है, इसको हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। पार्शियली क्यों? क्योंकि अभी भी आपका pH नॉर्मल नहीं हुआ है। ठीक है, अब यही कंडीशन कंटिन्यू होती है और आपका pH आ जाता है 7.35 टू 7.4, है ना, आपका pH नॉर्मल हो गया और CO2 आपने देखा है काफी कम हो गया है। इस लेवल को आप बोलोगे फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। अब फुल्ली क्यों? क्योंकि आपका pH नॉर्मल हो गया है ना। यहाँ पे हमने देखा था कि pH अभी भी कम है और CO2 नॉर्मल था, चेंजेस होने बाकी थे, इसलिए हमने उसको बोला अनकॉम्पेंसेटेड। यहाँ पे चेंजेस शुरू हो गए लेकिन pH अभी भी नॉर्मल आना बाकी था, इसलिए हमने इसको पार्शियली कॉम्पेंसेटेड बोला। और जब pH नॉर्मल रेंज में आ गया तब हमने इसको बोला है फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझना जरूर है कि ये pH कभी भी 7.4 से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब कभी भी ओवर कॉम्पेंसेट नहीं होगा। अगर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, अगर कोई समझिए एसिडोसिस है, तो कॉम्पेंसेट होकर अल्कलोसिस कभी नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा pH आपके नॉर्मल रेंज में आएगा, है ना। तो ये कभी भी ओवर कॉम्पेंसेट नहीं होता। एसिडोसिस का कॉम्पेंसेट करके अल्कलोसिस हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, या फिर अल्कलोसिस है और कॉम्पेंसेट होकर एसिडोसिस हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो ये 7.4 से ज़्यादा का वैल्यू नहीं जाएगा। तो अगर हम समझे इसको कि अगर हमें ये ऐसा कोई डिसीज आता है और इसमें हम देखेंगे कि pH उसका 7.36 है, तो नॉर्मल हो गया, क्या हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे? हाँ, वो नॉर्मल pH है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हम 7.4 पकड़ेंगे, तभी हम उसको क्लासीफाई कर पाएंगे। तो क्लासीफाई करने के लिए हमको एब्सोल्यूट वैल्यू 7.4 पकड़नी है। वो उस किस तरीके से होता है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे उस हिसाब से हमको ध्यान में आए। तो फिर से समझते हैं, रेस्पिरेटरी अगर पैथोलॉजी है, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी मतलब आइदर आपका CO2 बढ़ेगा या CO2 कम होगा। अब हमने वो बैलेंस देखा है, तो हम जानते हैं कि जब भी CO2 बढ़ेगा बॉडी SCO3 को भी बढ़ाएगी। तो जब भी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी होती है उसका कॉम्पेंसेशन मेटाबॉलिक लिम्ब में होता है, और ये मेटाबॉलिक लिम्ब में मेन है SCO3। तो जब भी CO2 बढ़ेगा SCO3 बढ़ेगा, जब भी CO2 कम होगा SCO3 कम होगा। तो जब भी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी रहेगी मेटाबॉलिक कॉम्पेंसेशन होगा। अब ये मेटाबॉलिक कॉम्पेंसेशन स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि ये SCO3 का ज़्यादा एब्जॉर्ब होना या कम एब्जॉर्ब होना ये डिसाइड होता है किडनी में, और किडनी में वो चेंजेस आने के लिए बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है। इट टेक्स कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का समय लगता है, जिसके कारण से ये स्लो कॉम्पेंसेशन है। उल्टा अगर समझो, अगर मेटाबॉलिक पैथोलॉजी है, SCO3 कम हो गया, तो उसका कॉम्पेंसेशन रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन करेगा, रेस्पिरेटरी लिम्ब कॉम्पेंसेट करेगा। अगर मेटाबॉलिक पैथोलॉजी में आपका SCO3 कम होता है तो CO2 कम हो जाएगा, अगर SCO3 बढ़ जाता है तो CO2 बढ़ जाएगा, जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस। हमने देखा है कि जो लिम्ब है वो 7.4 पे आने के लिए अगर हम एक तराजू में का सामान कम करेंगे तो दूसरे तराजू में से बॉडी कम करेगी। अगर एक तराजू में सामान ज़्यादा आ जाता है
तो बॉडी दूसरे तराजू में भी सामान ज़्यादा डालेगी। सेम डायरेक्शन में SCO3 कम हुआ तो CO2 कम हुआ, SCO3 बढ़ा तो CO2 बढ़ा, ठीक है। लेकिन ये मेटाबॉलिक पैथोलॉजी का कॉम्पेंसेशन रेस्पिरेटरी क्लीम के थ्रू होता है और ये फास्ट है, तो बॉडी कुछ मिनट या कुछ घंटों में ही सांसें तेज कर देगी। अगर SCO3 कम हो गया तो CO2 वॉश आउट करने के लिए विदिन फ्यू आवर्स बॉडी उस पर एक्ट करेगी और उसको pH को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी। तो जब भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है उसका रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन फास्ट होता है। ये कंसेप्ट हमको समझना जरूरी है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अनकॉम्पेंसेटेड, पार्शियली कॉम्पेंसेटेड एंड फुल्ली कॉम्पेंसेटेड क्या है। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब आपका PaCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है। अनकॉम्पेंसेटेड में क्या होगा, क्योंकि PaCO2 बढ़ा हुआ है तो वो एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, pH आपका 7.35 के नीचे रहेगा, ठीक है, और SCO3 नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी कॉम्पेंसेशन शुरू नहीं हुआ है। वही अगर पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है तो अभी भी आपका pH 7.35 के नीचे रहेगा, लेकिन SCO3 आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये 7.35 के नीचे है, इसलिए हम इसको पार्शियली कॉम्पेंसेटेड बोलेंगे। अब फुल्ली कॉम्पेंसेटेड में क्या हो गया कि आपका SCO3 इतना बढ़ गया है कि pH आपका 7.35 टू 7.4 के बीच में आ गया है ना। तो यहाँ पे SCO3 का लेवल इतना बढ़ गया कि आपका pH नॉर्मल हो गया। जब pH नॉर्मल हो जाता है तब हम उनको फुल्ली कॉम्पेंसेटेड बोलते हैं। अब अनकॉम्पेंसेटेड और पार्शियली कॉम्पेंसेटेड में हमको क्या समझना है कि ये अनकॉम्पेंसेटेड में SCO3 का लेवल नॉर्मल है और पार्शियली कॉम्पेंसेटेड में SCO3 का लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसमें लेवल रहेगा इसका 22 टू 26 और SCO3 का लेवल पार्शियली कॉम्पेंसेटेड में आपको मोर देन 26 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम जब SCO3 बढ़ा हुआ है तब कंफ्यूजन क्या होता है कि कहीं ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो नहीं है। तो जब हम pH की तरफ देखेंगे तो pH अभी भी 7.35 के कारण है, और जब हम 7.35 का pH देखेंगे कि नहीं, SCO3 7.35 का pH चेंज नहीं कर सकता अगर SCO3 का लेवल ज़्यादा है, तो ये pH अल्कलाइन होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमको क्लू मिलता है कि नहीं, ये प्राइमरी पैथोलॉजी नहीं है जिसके कारण pH में चेंज हुआ है। वहाँ पे हम देखेंगे कि PaCO2 और pH एक साथ जा रहे हैं, इसलिए ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और इसका कॉम्पेंसेशन SCO3 के चेंजेस में हुआ है। वैसे ही अगर PaCO2 का लेवल कम होता है तो pH यहाँ पे मोर देन 7.45 रहेगा। यहाँ पे बाइकार्बोनेट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। पार्शियली कॉम्पेंसेटेड में pH अभी भी 7.45 से ज़्यादा रहेगा। SCO3 का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, जो हम देखेंगे कि लेस देन 22 रहेगा। और फुल्ली कॉम्पेंसेटेड में अभी भी pH आपका नॉर्मल के रेंज में आ जाएगा। यहाँ पे आपका pH आएगा 7.45 से 7.4 के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे SCO3 का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। तो अगेन इस लेवल और इस लेवल में हमको बाइकार्बोनेट गाइड करेगा कि हाँ SCO3 का लेवल कम हो रहा है, ये कॉम्पेंसेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी pH अभी भी अल्कलाइन है, इसको हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। जब pH नॉर्मल रेंज में आ जाएगा तब हम इसको बोलेंगे फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। सिमिलरली मेटाबॉलिक पैथोलॉजी भी समझ लेते हैं। जब भी SCO3 का लेवल कम होगा इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के कारण pH हमारा अनकॉम्पेंसेटेड इसमें लेस देन 7.35 रहेगा, है ना, और यहाँ पे चेंजेस हो गए PaCO2 में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, SCO3 का लेवल कम हुआ है तो बॉडी कोशिश करेगी कि फास्ट ब्रीदिंग करके CO2 को भी कम कर दे। लेकिन क्योंकि अनकॉम्पेंसेटेड इसमें क्या होगा, जब इनिशियल फ्यू आवर्स रहेंगे तो आपका PaCO2 आपको नॉर्मल मिलेगा। जब बॉडी कॉम्पेंसेट करना शुरू करेगी तो आपका PaCO2 का भी लेवल कम होना शुरू होगा, लेकिन pH को नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय लगेगा। समझो अभी भी pH 7.35 के नीचे है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे पार्शियल कॉम्पेंसेटेड। तो अनकॉम्पेंसेटेड और पार्शियल कॉम्पेंसेटेड में डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि दोनों का pH लेस देन 7.35 है, हम देखेंगे PaCO2 का लेवल। अगर PaCO2 नॉर्मल है तो इसको हम अनकॉम्पेंसेटेड बोलेंगे। अगर PaCO2 कम होना शुरू हुआ है मतलब इसे पार्शियल कॉम्पेंसेटेड होने।
तो PaCO2 कम होते होते एक लेवल ऐसा आएगा जब आपका pH नॉर्मल हो जाएगा। तो pH आपका यहाँ पे आ जाएगा 7.35 टू 7.4 के बीच में, और आपका PaCO2 आपका काफ़ी कम रहेगा। तो ये देख के आपको समझ में आएगा, जब इसका pH नॉर्मल रेंज में आ जाएगा तब हम इसे बोलेंगे फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। यहाँ पे एक कंसेप्ट अभी भी मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी CO2 इतना कम नहीं होगा कि आपका pH 7.4 से ज़्यादा हो जाए, तो कभी भी ओवर कॉम्पेंसेशन नहीं होता। तो जब PaCO2 का लेवल लेस देन 35 रहेगा यहाँ पे, तब हम समझेंगे कि यहाँ पे इसका कॉम्पेंसेशन शुरू हो गया है। अगेन जैसा हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर SCO3 ये प्राइमरी पैथोलॉजी तो नहीं है, ये समझने के लिए हम देखेंगे कि आपका pH क्या है। अगर pH अभी भी 7.35 का है तो लेस देन 35 का PaCO2 कभी भी 7.35 का pH आपको नहीं दे पाएगा, है ना, वो अल्कलाइन की तरफ जा रहा है। लेकिन आपका SCO3 और लेस देन 7.35 आपको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जिसका कॉम्पेंसेशन रेस्पिरेटरी कर रहा है। सिमिलरली अगर SCO3 का लेवल बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, pH विल बी 7.45 से ज़्यादा, और जैसे हम बोल रहे थे कि ये अनकॉम्पेंसेटेड में आपका PaCO2 नॉर्मल रहेगा। पार्शियली कॉम्पेंसेटेड में आपका PaCO2 बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट थोड़ा कम ब्रीथ करेगा pH को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका SCO3 का लिम नीचे गया है तो आप PaCO2 का भी लिम नीचे लाना चाहोगे, जिसके लिए PaCO2 में और ज़्यादा PaCO2 बॉडी रिटेन करेगी। लेकिन अभी भी pH उसका नॉर्मल होने का है, इसलिए हम इसको पार्शली कॉम्पेंसेटेड बोलेंगे। जब इसका pH नॉर्मल हो जाएगा 7.45 से 7 के बीच में, 7.4 के बीच में, तो हम इसको बोलेंगे कि फुल्ली कॉम्पेंसेटेड है और यहाँ पे आपका CO2 का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया रहेगा। अब ये बढ़ के कितना होगा? ये मोर देन 45 होगा, है ना। तो ये जब बढ़ा हुआ PaCO2 देख के हमको ध्यान में आएगा कि कॉम्पेंसेशन शुरू। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं पार्शियली कॉम्पेंसेटेड और फुल्ली कॉम्पेंसेटेड केस में। अभी हमने देखा है कि जब भी कॉम्पेंसेशन होता है तो pH हमारा फुल्ली कॉम्पेंसेटेड इसमें 7.35 टू 7.45 के बीच में आ जाता है, लेकिन कभी भी वो 7.4 को क्रॉस नहीं करता। तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहाँ पे 7.4 पकड़ेंगे। अगर 7.4 के नीचे है तो वो एसिडिक है, 7.4 से ज़्यादा है तो वो अल्कली है। फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे एसिड, नॉर्मल, अल्कली। तो pH हमारा 7.24 है, अभी 7.24 7.4 से कम है तो ये है एसिडिक। यहाँ पे मैं pH लिख देता हूँ। आपका PaCO2 का लेवल 50 है तो PaCO2 मोर देन 45 है, तो डेफिनेटली ये एसिड के रेंज में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PaCO2। और आपका SCO3 बढ़ा हुआ है ना, ये 26 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको अल्कली के रेंज में SCO3। तो क्योंकि आपका pH और PaCO2 एक रेंज में है ना, क्योंकि आपका pH और PaCO2 एक रेंज में है और pH अभी भी एसिडिक है, तो इसको मैं बोलूँगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन यहाँ पे SCO3 आपका अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, मतलब pH के अगेंस्ट जा रहा है, pH को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा। और क्योंकि अभी भी pH आपका एसिडिक रेंज में, इसको हम बोलेंगे पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। तो pH है आपका 7.43। अब 7.43, 7.35 और 7.45 के बीच में है, मतलब ये pH जो है आपका ये नॉर्मल रेंज में है, मतलब ये फुल्ली कॉम्पेंसेटेड पैथोलॉजी है। तो यहाँ पे मैं pH नॉर्मल रेंज में लिख देता हूँ। आपका PaCO2 है 30। अब PaCO2 डेफिनेटली 35 से नीचे है, इसलिए हम इसको अल्कलाइन इसमें लिखेंगे PaCO2। और आपका SCO3 लेस देन आपका SCO3 20 है, 22 से कम है, तो ये मैं लिखूंगा एसिड में, यहाँ पे आएगा आपका एसिड में। अब pH अगर 7.43 भी है लेकिन इट इज़ मोर देन 7.4, तो ये 7.4 से ज़्यादा होने के कारण अभी भी इसमें अल्कलोसिस है, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पकड़ी थी 7.4।
तो ये है अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस में कौन सा जा रहा है, हमने देखा कि PaCO2 अल्कलोसिस में है, तो हम इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और क्योंकि आपका पीएच नॉर्मल रेंज में आ गया है, इसको हम बोलेंगे फुल्ली कॉम्पेंसेटेड, राइट। तो हमने देखा कि पीएच नॉर्मल हुआ है, लेकिन अभी भी वो 7.4 से ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको अल्कलोसिस कंसिडर किया है। और क्योंकि अल्कलोसिस में PaCO2 जा रहा है, तो हमने इसको रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी लेबल किया है, तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। और पीएच क्योंकि नॉर्मल रेंज है 7.35 to 45 के बीच में, इसलिए इसको फुल्ली कॉम्पेंसेटेड बोला। थर्ड एग्जांपल समझ लेते हैं। पीएच है 7.38, अब 7.38 7.35 to 7.45 के बीच में है, इसलिए मैं इसको पीएच को नॉर्मल में लिख लेता हूँ। PaCO2 है 32, अब 32 डेफिनेटली लेस देन 35 है। अब जब भी PaCO2 35 के नीचे रहता है, वो अल्कली की तरफ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे PaCO2 लिख देता हूँ अल्कली की लीम में। और SCO3 है 18, अब 18 SCO3 डेफिनेटली 22 से कम है, तो मैं इसको एसिड के लीम में लिख देता हूँ SCO3 माइनस। अब हमने देखा कि पीएच नॉर्मल है, लेकिन अभी भी ये 7.4 के नीचे है ना। और हमने देखा कि ये फुल्ली कॉम्पेंसेटेड होगा तभी पीएच नॉर्मल हो गया, लेकिन ये अभी भी 7.4 से नीचे है, तो मैं इसको लेबल करूंगा एसिडोसिस, राइट। अब अगर पीएच 7.4 से नीचे है और हम बोल रहे हैं कि एसिडोसिस है, तो कौन सा पैरामीटर एसिड के इसमें है, यहाँ पे SCO3 है, तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक, क्योंकि SCO3 की चेंज के कारण हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और क्योंकि पीएच नॉर्मल है, ये है फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीएच का वैल्यू देख के और कि कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आप इसको आइदर पार्शियली कॉम्पेंसेटेड या फुल्ली कॉम्पेंसेटेड में डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।